मीनाक्षी शेषाद्री। मीनाक्षी जी, कैसा लग रहा है आपको? हेलो। सबसे पहले आज डिस्कॉन T25 के अवसर पे मुझे यहाँ निमंत्रण मिला आने के लिए और आप लोगों के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। यहाँ पे सब आपके इतने ह्यूज फैन हैं, सब राह देख रहे हैं कि चड्डा के आदमी आ जाए, आपको परेशान करे तो अपना 2.5 किलो का हाथ लेके आपको बचाए। तो ये ह्यूज फैन फॉलोइंग, और आपने बहुत सारी मूवीज़ की है, बहुत सारी आइकॉनिक मूवीज़ की है, लेकिन जो आपने मूवी की दामिनी, वो शायद उससे पहले कभी ऐसी मूवी बनी नहीं, उसके बाद शायद अब तक बनी नहीं। वो मूवी जिसको अब पुलिस में एक अलग दामिनी पथक आपके मूवी के नाम से होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, अगर इट डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज, कि कोई मूवी के नाम पे ऐसी काफ़ी चीज़ें हम आगे आगे देखते जाएंगे थोड़ी थोड़ी, बट अगर आपको क्या लगता है, अगर आपका कैरेक्टर दामिनी जो उस समय अन्याय से इतना लड़ा, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, आज के विजिबिलिटी के ज़माने में, आज दामिनी कैसे अपने आप को कंडक्ट करती? सबसे पहले जनता से एक प्रश्न, मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में? हिंदी, अच्छा ठीक है। बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश होगा। दामिनी अपने आप में एक बढ़िया फिल्म है और बहुत ही सफल फिल्म भी है। उसे बताते वक्त बहुत लोगों ने, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से कहा कि ये क्या आप एक हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट बना रहे हैं, आज के ज़माने में ये नहीं चलेगा, बहुत बड़ा रिस्क है, मत बनाइए, मीनाक्षी को मत लीजिए, किसी और अन्य अभिनेत्री के साथ बनाइए। ऐसी बहुत सी बातें हुई, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये है कि वो फिल्म मेरे नसीब में ही लिखा था। तो दामिनी तब भी रेलेवेंट थी और आज भी रेलेवेंट है, और वो इसलिए क्योंकि जिस सामाजिक मुद्दे को उसने सबके सामने खड़ा किया, जो सामाजिक इनजस्टिस हो रही है, जो नारियों की परिस्थिति है, उनकी जो जीवन है उस पर जुल्म हो रहा है, अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, वो तब शायद अवेयरनेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर आज वो अवेयरनेस ज़्यादा है। और आज वो दुखद घटनाएं आज भी हो रही हैं आज की तारीख में। तो दामिनी अगर आज के ज़माने में बनती या आती, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से वो ज़रा टेक सैवी हो जाती। मैं सीरियस बात को थोड़ा हल्के से आगे ले जाती हूँ, क्योंकि ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस का ज़माना है और भारतीय नारी की प्रतीक होने के बावजूद दामिनी आज एक औरत जाति के लिए, उनके शोषण के लिए, उनके अच्छाई के लिए जो बातें हैं, शी स्टैंड्स फॉर दैट। और ये एक ग्लोबल प्रेजेंस भी हो सकता है, क्योंकि विश्व भर में हम देख रहे हैं कि वुमेन नीड टू बी रेस्पेक्टेड इवन मोर। दामिनी की एक बात वो नहीं बदलेगी, वो बहुत भोली थी, बहुत इनोसेंट थी, बहुत साफ साफ बात करने वाली, वो कैरेक्टर वैसा था। और बहुत लोग जो मुझे निजी जीवन में जानते हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत दामिनी जैसे पाया, पर मुझ में वो साहस मुझ में दामिनी जैसा साहस है या नहीं, वो वक्त ही बताएगा। पर एक मैं कठोर बात ज़रूर करूँगी कि जो गलत काम करते हैं, गलत कदम उठाते हैं औरत के ख़िलाफ़, उनका अगर पनिशमेंट सिर्फ एक बेल या एक इम्प्रिजनमेंट तक छोड़ा जाए, तो मेरे ख्याल से ये डिटरेंट नहीं है। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बहुत ही सख्त तरीके से मर्दों के साथ पनिशमेंट दिया जाता है, और
मुझे लगता है कि भारतवर्ष में हम लोग बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बट द पनिशमेंट लेवल्स हैव टू चेंज, एंड दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन. बट दामिनी टेक savvy, कंप्यूटर के साथ पूरे दुनिया में वो बात फैला रही है कि औरतों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. आई एम ऑल इन फॉर दैट. इनफैक्ट आई एम ऑल इन फॉर अ सीक्वल टू दामिनी. एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल सही है. दामिनी जैसी मूवी डिजर्व्स अ सीक्वल. मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ. अभी भी मुझे टिल्लू जी ने बताया कि मीनाक्षी जी हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ पुणे फेस्टिवल, और इनका डांस का परफॉर्मेंस देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, इतने हज़ारों लोग आते थे, जिसे समाने के लिए नेहरू स्टेडियम के बाजू वाला टेम्पररी मंच कम पड़ता था. यहाँ से इंस्पिरेशन लेके पुणे को गणेश कला क्रीड़ा मंच फुल्ली कंस्ट्रक्टेड मिला. शी हैज़ बीन वन ऑफ द रीजन्स व्हाई वी हैव दैट बिग कैपेसिटी स्टेडियम नाउ. एंड जहाँ तक आपने हम्बलनेस की बात की, वी ऑल हैव, whoever have interacted with you, ma'am, you are most humble person we have come across, so thank you very much for that. आपने एक बात कही, उसी को आगे ले जाते हुए, अगर like in today's world also you'll see so many good actresses doing very good roles. If you have to switch today with one of the current actresses depending on her work, who that would be and why? अभी सबसे अच्छा टाइम है फॉर फीमेल्स इन सिनेमा, और ऐसी बढ़िया बढ़िया एक्ट्रेसेस आई हैं. 5-6 नाम तो मैं यहाँ स्टेज पे बोल ही दूँगी, जैसे कि तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत. मतलब सब अपने आप में सुंदरियाँ हैं, और इतना उनमें एक पावर है क्योंकि वो पर्दे पे आते हैं तो सबको खा जाती हैं. पर मेरी पर्सनल फेवरेट इज़ आलिया भट्ट जी. तो आलिया भट्ट क्यों मुझे इतना ज़्यादा पसंद है वो भी मैं बता दूं. इतने छोटे उम्र में उसने जो हासिल किया है बतौर अभिनेत्री, बतौर उसके करियर चॉइसेस, जिन पात्रों को उन्होंने निभाया है, जो कैरेक्टर्स उन्होंने परफॉर्म किए हैं, ऐसे बारीकी के साथ और ऐसे मैच्योरिटी के साथ किया है दैट आई एम स्टन्ड. शी टोटली डिजर्व्ड हर नेशनल अवार्ड. और आलिया इज़ अ गुड डांसर, बट आई थिंक आई एम अ बेटर डांसर. सो उनके अभिनय और मेरे डांस का एक मिश्रण करके जो अभिनेत्री पैदा होगी, she will be maybe like Madhuri Dixit. In fact, you mentioned your dancing. You're a fabulous singer. You're a out of the world dancer, I should say. And your acting, like we all have seen the level that you've taken yourself to. So tell us something about आपका जो dancing का journey रहा. आप जब काम करने लगे, you were known as one of the best dancers the industry had. तो ये आप अपना डांसिंग का प्रैक्टिस, एक्टिंग करियर, ये सबको कैसे बैलेंस कर पाए? मेरी सौभाग्यशाली जो मेरे साथ ये सौभाग्य रहा है वो ये कि मैं, नो ऑफेंस, मुझे महाराष्ट्र बहुत पसंद है कि मैं एक साउथ इंडियन फैमिली में पैदा हुई हूँ, जहाँ नृत्य, संगीत को और भाषा, संस्कृत वगैरह बचपन से ही, लड़के हो या लड़कियाँ, सबके लिए अनिवार्य है. तो मेरी माँ स्वयं अच्छी डांसर टीचर थी, उन्हीं से मैंने शिक्षा ली. तो सोच लीजिए कि घर में ही आपकी टीचर हो तो बच्चा बच कैसे सकता है. इसीलिए जो आपने ऑडियो विजुअल में भी देखा कि 4 साल के उम्र में मैंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया. तो आप लोग तो जानते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, एक टाइम टेबल होता है, दिनचर्या है ना. 8 AM ये होगा, 8:45 को ये पीरियड होगा, उसके बाद ये क्लास में जाना है. मेरा लाइफ वैसा है. तभी मैं इतना कुछ कर पाई, यानी कि 4 शैलियों, नृत्य शैलियों को सीखा. उनको मैं सिर्फ सीखी ही नहीं हूँ, मैं उनमें कोरियोग्राफ भी करती हूँ, टीच भी करती हूँ, परफॉर्म भी करती हूँ. तो दिस इज़ पॉसिबल विद डिसिप्लिन, हार्ड वर्क. पर मज़ाक की बात यह है कि it becomes even more easy when you're
passionate about it, right? एक ऐसा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था, जैसे आप सब जानते हैं कि जब कोई बड़े हीरो का कमबैक हुआ है तो उन्होंने अपनी कमबैक मूवी में हीरोइन आपको चूज किया है। बहुत हीरो हमने देखे जिन्होंने हीरोइंस की करियर लॉन्च की, बहुत कम हीरोइंस है जिन्होंने हीरोज की करियर सेकंड टाइम लॉन्च की हो। तो क्या जब आप कोई है, राइट फ्रॉम विनोद खन्ना टू अमिताभ बच्चन, एवरीबडी व्हेन दे हैड देयर कमबैक फिल्म, देयर चॉइस ऑफ हीरोइन वाज ऑलवेज मीनाक्षी शेषाद्री। सो दिस इज अ बिग थिंग, राइट? क्योंकि उस समय पे वो कोई तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें ऐसी हीरोइन चाहिए जो श्योर शॉट हिट की गारंटी है। तो क्या इस तरह की मूवी में काम करने में कोई प्रेशर आता है? अब मुझे कहना पड़ेगा, ये आज पहली बार ये आइडिया किसी ने मेरे सामने रखा है कि तो मैं खुद हिल गई। ओ माय गॉड, यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। विनोद खन्ना केम बैक, मतलब ने कितने सालों के बाद। लेकिन अमित जी का जाना आना रहा थोड़ा, बट शहंशाह वॉज अ वेरी बिग कम बैक फॉर हिम, नो डाउट, राइट? तो मैं एक साइड स्टोरी बता दूं झट से अमिताभ जी और मेरे बारे में, नॉट एग्जैक्टली योर आंसर, बट दिल्ली में जब मैं 12th क्लास में थी या 10th क्लास में, स्कूल बस से हम लोग घर लौट रहे थे और सरदार जी ड्राइवर ने बोला अमिताभ बच्चन। सो एवरीबडी सेड हाँ क्या? तो एक मोटर बाइक पे अमित जी, उनके पीछे रेखा जी, यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की शूटिंग कर रहे थे हमारे स्कूल के आसपास के एरियाज़ में। तो सरदार जी ने कहा, बच्चों हम इनका पीछा करने वाले हैं, स्कूल घर थोड़ा देर पहुंचेंगे। हमारे परमिशन भी नहीं ली। We finally forced them to stop and we were going to get down from the bus, autograph, photograph वगैरह। उतने में यश जी आए, बोले अमित शॉट रेडी चलो। तो he said sorry girls, और वो लोग निकल पड़े। 5 साल बाद शहंशाह फिल्म की शूटिंग हो रही है ऊटी में। मोटर बाइक पे अमिताभ बच्चन और उनके पीछे मीनाक्षी शेषाद्री। वाह वाह वाह। ऐसा सपनों में भी नहीं सोचा था। Your journey, your entire life, right from starting at the age of 4 years, वहाँ से लेके आपकी जर्नी मिस इंडिया से लेके मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस, all the awards, all the accolades. This is a perfect recipe to make a biopic on you. मतलब अगर आपके ऊपर बायोपिक बने तो उस बायोपिक में आपका रोल कौन प्ले करेगा और उस बायोपिक का टाइटल आप क्या रखेंगे? अभी मेरे बारे में और बहुत सी बातें हैं जो लोग जानते भी नहीं। तो ये बायोपिक का एक सिंपल सा मैं टाइटल सजेस्ट करती हूँ। क्योंकि मेरा करियर जब शुरू हुआ, जब मैं मिस इंडिया चुनी गई, मैं उन दिनों दिल्ली में स्कूल गर्ल थी, और क्योंकि शादी के बाद मैं यूएसए चली गई, सो आई वुड कॉल इट फ्रॉम दिल्ली टू डैलस एंड बैक। क्योंकि आई एम बैक। करीब 2 साल से आई हैव रिलोकेटेड टू इंडिया, पूरे फैमिली के सपोर्ट और सहारे के साथ और प्रोत्साहन और ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस के साथ। और तो ये बायोपिक में मैं जिस एक्ट्रेस को मैं देखना चाहूँगी, लेट मी सी इफ एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस कैन थ्रो सम नेम्स, हाँ प्लीज, कौन सा, Anybody? who should play her character in her biopic? Alia Bhatt, okay, that's a very good choice, very good choice. Any other? Kangana, okay. So, Rashmika. Oh, Rashmika would be great too, no doubt. Fantastic choice. And these actresses don't even know कि अभी भी उनका रोल आया और कट भी गया दूसरे नाम। अच्छा, पर मेरी चॉइस शायद आप लोगों ने, किसी ने शायद नहीं सोचा उसके बारे में, इज विद्या बालन। South Indian, Tamilian like me, dancer, maybe not so much like me, but बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस। तो मेरे जैसी लंबी नाक भी है। तो that would be my answer. डेफिनेटली हर एक्टर की लाइफ में ऐसे रोल्स होते हैं
कि जो बाद में वो रिग्रेट करते कि मैंने क्यों किया, लेकिन a busy actor like you must have turned down few roles कि जो बाद में ऐसा लगा कि अरे यार ये मैंने क्यों जाने दिया। तो ऐसा कोई आपका रिग्रेट है कि ये रोल जो मुझे ऑफर हुआ था और मैंने नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे साथ हमेशा उल्टा हुआ जिग्नेश जी, अच्छा। कि मैंने काफ़ी फिल्म्स को ना कहा और किसी और ने किया, और मैंने रिग्रेट भी नहीं किया, बिकॉज मेरा डिसीजन और सिलेक्शन सही जगह था। पर हाँ, आई एम सॉरी, एक फिल्म, एक्चुअली वो पूरी फिल्म भी नहीं थी, मुझे सिर्फ एक गाना करना था, एक स्पेशल अपीयरेंस करना था उस फिल्म में। साउथ के प्रोड्यूसर थे, और फिल्म में कौन थे वो मैं बाद में बताती हूँ। तो आई वॉज रेडी, हैदराबाद में शूटिंग होने वाली थी, अगले दिन मुझे एयरपोर्ट जाके फ़्लाइट पकड़नी थी। प्रोड्यूसर के असिस्टेंट ने गाना कैसेट में डाल के वो लेके आए, मैं कहीं शूटिंग कर रही थी, और कहा मीनाक्षी जी सॉन्ग रेडी हो गया है, सुनिए क्या हिट गाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने फिल्म के लिए हाँ बोल दिया है, साइनिंग अमाउंट ले लिया है, ठीक है, और वो गाना बजाते हैं, और मेरा चेहरा लाल हुआ, मेरे कान जामुनी पर्पल हो गए, और मैं ऐसे हो गई। उनके निकलने के बाद मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आई कैन नॉट डू दिस फिल्म, प्लीज़ कैसे भी करके मुझे, आई हैव टू से नो, लेट देम फाइंड समबडी एल्स, मुझसे नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, फाइनली इन दैट फिल्म दैट सॉन्ग फिल्माया गया था ऑन द एक्टर जितेंद्र विथ डिम्पल कपाडिया। अभी आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये क्या गाना था जैसे सुन के मेरा इतना रिएक्शन हो गया। मैं काफ़ी साफ सुथरे रोल्स करती थी, और मैं काफ़ी सीधी सादी रोल्स भी करती थी, तो ये गाना मुझे ज़रा जमा नहीं। गौर फरमाइए, चुम्मा 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 चुम्मा, हाँ मुझको बना ले प्रियतम्मा, तुझे मुझे नहीं मिले दिल जो मेरा नहीं खिले, निकल जाएगा मेरा तम्मा, हाँ प्रियतम्मा। Actually, I was planning to request you to show your singing skills later, पर शायद इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता था। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। स्पोर्टिंगली वो गाना गा के दिखाना, दिस डिफाइंस यू मैम, दिस डिफाइंस यू रियली, थैंक यू सो मच। आपके पूरे फिल्म के, जैसे आपने ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया कि ऐसे प्रोड्यूसर थे, आपने साइनिंग अमाउंट लेने के बाद उनको वापस कर दिया, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेज, इंटरेस्टिंग इंसिडेंसेस आपके पूरे करियर में रहे होंगे। कोई एक ऐसा दिन आपको चॉइस दी जाए कि दिस वन डे यू कैन रिलिव, ये पूरा दिन आप फिर से जी सकते हो, ऐसा कौन सा दिन होगा आपकी पूरी करियर का विच यू वुड लाइक टू रिलिव? मेरे ख्याल से बहुत सीधा सा जवाब है, जिस दिन और जिस वक्त जिस पल मनोज कुमार ने मुझे अपनी पहली फिल्म की ऑफ़र दी, वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उस दिन से मेरा पूरा जीवन बदल गया, करियर नया आ गया मेरे लाइफ में। तो वो मैं नहीं, बट एक्चुअली मैं मुंबई में क्यों थी, अच्छा मुझे ज़रा रिवाइंड करना पड़ेगा। इस दिन के पीछे और कुछ दिन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं शेयर करूँगी। मैं बॉम्बे में इसलिए थी क्योंकि मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में आई थी 1981 में, और इत्तेफाकन उस साल मैं मिस इंडिया चुनी गई, और उस पब्लिसिटी की वजह से मनोज जी नोटिस्ड मी, और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट भी नहीं लूँगा, आई नो, मैं तुमको देख के कह सकता हूँ कि यू विल बी अ ग्रेट एक्ट्रेस ऑन द मूवी स्क्रीन, मेरी तरफ से ओके है।
नहीं, बट लेकिन मैं वहाँ मुंबई मिस इंडिया के लिए क्यों आई, उसके पीछे भी एक तो मैं दिल्ली में थी और मेरी दीदी शादी करके मुंबई में थी, और मैंने सोचा कि छुट्टियाँ चल रही हैं 12th क्लास के बाद, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एडवर्टिजमेंट देखा, मैंने कहा ओके लेट्स जस्ट डू दिस फॉर फन, और मुझे तो कोई नहीं सेलेक्ट करने वाला है, पर अगर दिल्ली में मैं सेलेक्ट हुई और मैं मुंबई गई तो मैं दीदी से मिलूंगी, कितना अच्छा रहेगा। मुंबई की लड़कियां तो कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और ग्लैमरस और मॉडर्न हैं, मुझे तो कोई चांस नहीं है। तो उसको सोच के आई जॉइन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। लेकिन मेरी दीदी मुंबई में क्यों थी? ओके सॉरी, थोड़ा और फ्लैशबैक करना पड़ेगा। वो हुआ यूँ कि वो बड़ौदा में थी, दीदी और जीजा जी, और मेरा प्लान ये था कि 12वीं कक्षा के बाद मैं बड़ौदा के म्यूज़िक कॉलेज में एनरोल हो जाऊंगी, और वहाँ बहुत ही बढ़िया भरतनाट्यम के डांस टीचर के पास मैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लूँगी, क्योंकि मैं तो डांस की दीवानी थी। मम्मी डैडी को कह दिया मुझे यही करना है लाइफ भर। तो बड़ौदा के उस स्कूल में जब मैं गई, और कुछ ऐसा हो गया घटना कि उस बड़े टीचर के जो छोटे टीचर थे उनको लगा कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं ठीक से न बिहेव करना जानती हूँ, मैंने उनके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तुम्हारा बिहेवियर रहेगा तो हम तुमको इस कॉलेज में नहीं लेंगे। तो गंगा जमुना ज़ोर से रोई, घर गई। मैं बोली आज मालूम नहीं क्या हो गया, वो बोल रहे हैं कि वो मुझे इस कॉलेज में नहीं लेंगे, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है। और मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया, वो डांस इतना अच्छा चल रहा था, तो मैं सवाल पूछ रहे थे तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, मैं डांस को देख रही थी। तो दीदी को आया गुस्सा, बोले कि नहीं, जीजा जी को मुंबई में एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ो, वहाँ भी डांस का है। मैं मुंबई शिफ्ट होती हूँ, तुम आके मुंबई में मेरे साथ आके रहो। इसीलिए मेरी दीदी मुंबई में थी। तो which day should I relive? Should I relive the day that I cried in that music college in Baroda? वहीं से बात पलटा। तो Excellent, excellent. That's a big round of applause. You explain the entire sequence. तो जैसे हम कोई खास दिन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा अब तक का फनीएस्ट इंसिडेंस आपके साथ अपने सेट्स पे हुआ है, या आपके पूरे इसमें कि जो आज भी याद करते हैं तो चेहरे मतलब हंसी निकल जाती है कि अरे ये क्या हुआ था? ऐसा कौन सा इंसिडेंस हुआ है आपके साथ? अफसोस मेरे लाइफ में सब कॉमेडी नहीं, ट्रेजिडी होता था। लेकिन शायद कभी कभी ट्रेजिडी में भी हंसी आ जाती है। जैसे कि एक दिन की शूटिंग में 3 जानवर थे मेरे इर्द गिर्द, एक कुत्ता, एक बंदर और एक कौवा। और गलती से बंदर ने मेरे उंगली को काट दिया। अभी मुझे हंसी आती है क्योंकि मैं उसके साथ मैंने शूटिंग किया, और रात को बेचारे 12 बजे मेरे डॉक्टर आए टेटनस शॉट देने के लिए। तो ये ऐसी ऊपर नीचे वाली चीज़ें हो जाती हैं शूटिंग में। एक बार मैं एक कुएं के पास शूटिंग कर रही थी, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं कुएं में गिर गई। हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग हंसे, पर अभी मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ इसलिए आप हंस सकते हैं। कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। 2 लोग हैं जो बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बेसिकली अच्छे एक्टर्स हैं, जावेद जाफरी और रेखा जी। रेखा जी के साथ एक हम लोग ने 1986 में USA UK का 14 सिटी स्टार शो टूर किया। तो हम लोग बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते थे, रेखा जी प्लीज़ थोड़ा वो मिमिक्री करके दिखाइए ना। यू वोंट बिलीव इट, वो हेमा मालिनी, मुमताज़, जीनत, मालूम नहीं कितने एक्ट्रेसेस की ऐसी नकल उतारती थी कि जवाब नहीं है। तो ऐसी यादें ज़्यादा है मुझे, कुछ बिजार, फनी, वियर्ड वैसे नहीं, बट चलेगा ना? चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो ये अब हम ऐसा इमेजिन करें कि आप टाइम ट्रैवल करके, जब मनोज जी ने आपको फिल्म ऑफर की एंड यू आर एंटरिंग द फिल्म इंडस्ट्री,
यू कैन मीट योर सेल्फ नाउ फॉर 1 मिनट और आप उसको कुछ एडवाइस देना चाहते हो, मीनाक्षी ये तो करना ही और मीनाक्षी ये बिल्कुल मत करना, तो व्हाट यू वुड एडवाइज योर सेल्फ एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर टुडे विच यू मे थिंक कि उस समय किसी ने मुझे बताया हो? सॉरी, मैं आपके हर सवाल को कुछ उल्टा कर देती हूँ। मनोज जी ने मुझे एक ऐसी एडवाइस दी जो मेरे पूरे अस्तित्व में बस गई। वो सलाह जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा मीनाक्षी, इस फिल्म इंडस्ट्री के थिएटर्स में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं बाहर लॉबी में, आज कोई है, कल वो उतर गया, परसों कोई किसी और का पोस्टर लग गया, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री में रहो, पूरी तरह से डट के काम करो, अपना सर्वस्व जो कला है वो न्यौछावर कर दो इस इंडस्ट्री में, लेकिन इस इंडस्ट्री के मत रहो। तो एक तरह से दिस वाज लाइक अ वेदांतिक स्पिरिचुअल किस्म का एडवाइस कि इस दुनिया में रहो, दुनियादारी निभाओ, लेकिन इस दुनिया के मत रहो। पर आज अगर मुझे अपने आप को एडवाइस देना हो तो सीरियसली मैं बताऊं, आई वुड से मीनाक्षी थोड़ा कम सीरियस रहो, थोड़ा ज़्यादा घूमो, प्लीज़ डेफिनेटली पार्टियों में जाओ, और डोंट बी अफ्रेड टू वेयर अ मिनी स्कर्ट। तो शायद मैं यूएसए में रहने के बाद, वापस आने के बाद मेरा नज़रिया हल्का सा बदल गया है, बट आई थिंक बाकी मीनाक्षी ने जो भी किया ठीक ही किया। आई एम हैप्पी विथ हर प्रोग्रेस। आपने तो जो भी अचीव कर सकता है कोई एक्टिंग के फील्ड में, आपने सब अचीव किया है, सारे अवार्ड, सारी हिट फिल्में, बड़े से बड़े को स्टार्स। अब आप जब वापस आई हैं तो अब ऐसा कौन सा ड्रीम कोलैबोरेशन, ऐसा कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट आप देख रही है कि विच हैज मोटिवेटेड यू टू कम बैक अगेन एंड जॉइन दिस इंडस्ट्री? ये आपने एक्चुअली बहुत बड़ा सवाल पूछा है, क्योंकि मेरे एक नहीं बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं। एक तरह का कोलैबोरेशन नहीं, बहुत सारे अलग अलग कोलैबोरेशंस मेरे दिमाग में खेल रहे हैं। एक तो जो दुनिया के बढ़िया बढ़िया जो डांसर्स या एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ कोई एक प्रोजेक्ट में मुझे इक्वल इम्पोर्टेंस का एक रोल मिल जाए, जैसे कि मेरिल स्ट्रीप, रेखा जी, मैं उनके साथ काम नहीं किया है, हेमा जी, हम लोग भी शेयर स्क्रीन स्पेस, ये अगर हो जाए तो क्या बात है। या तो फिर आपकी जो टाइम ट्रैवल वाली जो पिछली सवाल में आपने पूछा था, ट्रैवल बैक टू द 40s 50s इन हॉलीवुड, जहाँ क्या बढ़िया डांस सीक्वेंसेस होते थे, और क्या पिक्चराइजेशन होती थी। मुझे लगता है कि मेरे इस करियर में जो मैंने 80s और 90s में किया, मेरे डांस को उतना जस्टिस नहीं मिला जितना मैं खुद चाहती थी। तो ये सारे सपने हैं एंड वो अभी भी पूरे हो सकते हैं। आई हैव दिस फर्म बिलीफ। आप लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी, इंडिया में बड़े बड़े पैमाने पे सिंगिंग और डांस के महोत्सव होते हैं। तो इस साल जो बहुत ही बड़ा एक होता है खजुराहो में, खजुराहो महोत्सव, फरवरी एंड में, इसी महीने में, आई एम परफॉर्मिंग आफ्टर 30 odd years. Oh. थैंक यू। तो ये जो डांस परफॉर्मेंस, ये कमिटमेंट, ये प्रोजेक्ट, इसके लिए जो पैशन, जो एनर्जी जो आप में पहले थी, आप आज भी कैसे अपने आप में वो चीज़ फाइंड करेंगे कि उसी एनर्जी के साथ, उसी पैशन के साथ आप फिर से वो चीज़ परफॉर्म कर पाएंगे? मेरे सामने दो ऐसे महारथी मिसाल हैं, वैजयंतीमाला एंड हेमा मालिनी। और मैं बहुत ही ज़िद्दी लड़की हूँ। जब मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है तो मैं करके दिखाती हूँ। डांस में हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो मैं 10 साल की उम्र में कर सकती थी वो तो जाहिर है मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं जो कर सकती हूँ उससे मैं शेयर करना चाहती हूँ ऑडियंसेस के साथ। और ऐसे मौके जो मुझे मिल रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत हम्बली थैंकफुल हूँ।
थैंक यू मैम. एट द एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप हमेशा से रोटरी के साथ एसोसिएटेड रहे, पहले भी रोटरी के चैरिटेबल, आपने अपने पीक में भी रोटरी के चैरिटेबल प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएशन रखा है. आप आज भी हमारी हेल्प करती, इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट के अस्मिता प्रोजेक्ट में भी आपने काफ़ी हमें हेल्प की है. और आपका ये हमेशा रोटरी के साथ जो एसोसिएशन रहा है, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस. और आप जाते समय ये हमारे जो सारे सनी देओल बैठे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? श्री शीतल शाह जी, श्री श्रीनिवास केंदले जी और श्री विजय शाह जी, ये 3 रोटेरियंस हैं जिनका मैं सिर्फ रोटरी की वजह से ही नहीं, या सिर्फ मेरे एक्टिंग डांसिंग की वजह से ही नहीं, हमारा एक पर्सनल इक्वेशन भी है. और आप लोगों को उनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ व्हाई आई एम हियर. और ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, फिल्मों में आने के बाद कुछ अरसे तक मैंने अपना स्टेज पे डांस करना बंद कर दिया था, घर में प्रैक्टिस करती थी. तब जाके रोटरी क्लब ऑफ नॉर्थ मुंबई ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि वी वांट यू टू डू क्लासिकल डांस ऑन स्टेज अगेन. तो मेरा जो वापस आना डांस में आफ्टर 10 साल, वो भी रोटरी क्लब की वजह से ही हुआ. और उस प्रोग्राम को देख के मुझे पूरे भारत में मुझे डांस के लिए इनविटेशंस आए. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रोटरी फ्रॉम माय साइड. उनके कार्य और उनके जो सामाजिक जो सहायता वो करते हैं, उसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ. इट्स एन अमेजिंग टास्क. और आप लोग सब यहाँ जो आए हैं, आप सबसे इस तरह मिलकर बहुत खुशी हुई है. जिग्नेश जी, आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं मुझसे. एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. जी बिल्कुल. आपने काफ़ी लोगों के साथ बातचीत की होगी, सवाल पूछे होंगे, उनको शायद हॉट सीट में भी रखा होगा. तो आपके रोटेरियन और पर्सनल एक्सपीरियंस में किसी एक ऐसे सिचुएशन या कॉन्वर्सेशन को फटाक से याद कीजिए जब आपके भी छक्के छूट गए थे. ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. अभी 30 सेकंड पहले की बात है जब मैंने सुना कि आप मुझे क्वेश्चन पूछने वाले हैं. क्योंकि मेरे मन में उल्टा चल रहा था कि मैं जाते जाते रोटरी की थोड़ी मार्केटिंग कर दूं. मैं बता दूं कि पहला रोटेरियन था जो कि चांद पे उतरा, पहला एवरेस्ट चढ़ने वाला आदमी रोटेरियन था. ये सब मैं सोच रहा था मन में, और आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, तो यही मेरी मोमेंट थी मैम, कि जहां पे मैं सच में स्कैर्ड था. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मोमेंट. एंड लेट मी टेल द ऑडियंस, इतना दिल से इंटरव्यू, इतने मन से आपने बातें की है. This was not an interview, it was more of an conversation, जो कि इसमें हमने लिखा भी था, in conversation with मीनाक्षी शेषाद्री जी. हम बहुत ही ग्रेटफुल है. और ये जो आपके सामने सब ऑडियंस भी है, ये सब 3 दिन के हमारे कॉन्फ्रेंस में से ये लास्ट सेशन के लिए सिर्फ आपको सुनने के लिए रुके थे. एंड आई एम श्योर दे गॉट मच मोर देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मीनाक्षी शेषाद्री फॉर यू हियर. थैंक यू सो मच मैम. I think we got a lot of good insights from Meenakshi ji today. क्योंकि her career was at the peak when she did 80 hit films, and वो छोड़ के sacrifice करके family का जो बंधन था वो निभाने के लिए US में गई. And again back to acting. That shows the passion and commitment and her love for her as a great dancer, great actor. Now, recently, we also happened to see her on TV shows like Indian Idol. I'm sure that you're going to come back with a bang
That is what I can see now. I can say now. Thank you for being here and gracing this occasion and bringing the more delightfulness to our conference. Thank you. Thank you so much. पुढचं पण